हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने सेट टू स्टार्ट किया था। सेट टू के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी उसमें हमने 17 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड शुरू करेंगे और मैंने जैसे कि प्रीवियस क्लास में कहा था कि हम इस सेट को कंप्लीट कर देंगे। तो आज मैं सेट को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 35-36 क्वेश्चन हैं इस सेट में जो हमें कंप्लीट करने हैं। 17 तक अब ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is, if an AP, in an AP, if sum of 5 terms plus sum of 7 term, 5 एक पर्टिकुलर एपी की 5 टर्म्स का सम और उसी एपी की 7 टर्म्स का जो सम है उसका अगर मैं टोटल करता हूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 167 है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है उसी एपी की अगर मैं 10 टर्म्स को सम करता हूं तो वो 235 के इक्वल है। देन फाइंड द एपी, तो आपको वो एपी फाइंड करना है वेयर एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, how will we proceed the solution? We know that Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया आपको? सम ऑफ 5 प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 167। सम ऑफ 5 प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 167। ओके, तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या हो जाएगा? देखो, n की जगह 5 रखो तो ये हो जाएगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया सम ऑफ 5 टर्म्स। प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स क्या हो जाएगा? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल हो जाएगा 167 के। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रॉम हेयर आई कैन टेक 1/2 कॉमन। विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 5। मतलब एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 5 2a, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4d प्लस 7 2a, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 6d, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 167, राइट। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। और विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 5 2 जा 10a प्लस 5 इंटू 4 20d प्लस 7 इंटू 2 14a प्लस 7 6 जा 42d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 167 इंटू 2, 167 इंटू 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 24a, और 42 40 और 20 60 62d इक्वल टू 167 इंटू 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी कैन टेक 2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा? 12a प्लस 2 3 जा 6 2 1 जा 2 equal to 167 into 2. 2 and 2 will be cancelled out, but we will have 12a plus 31d equal to 167. This is the equation number 1. This is the equation number 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 235। नाउ सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 235। तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा? अगेन n/2, दैट इज 10/2 2a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 235। सो 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10। तो कहने से दैट 2a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9d इज इक्वल टू 235 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। तो 2a प्लस 9d ये होगी इक्वल टू 47। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सॉल्विंग 1 and 2। सॉल्विंग 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2a प्लस 9d इक्वल टू 47, राइट।
नाउ व्हाट वी विल डू, देखो इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 1 को 1 से ही करते हैं। व्हाट वी विल हैव, देखो इक्वेशन 1 तो एज इट इज हो जाएगा 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा 6 2 जा 12a 9 6 जा 54d इक्वल टू 47 6 जा 7 6 जा 42 6 4 जा 24 और 4 28, ये हो गया 282। ये क्लियर हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखो 54 और 31 का डिफरेंस 4 माइनस 1 3 5 माइनस 3 2, ये हो जाएगा माइनस 23d। और 282 और 167 का डिफरेंस 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 115, तो ये हो जाएगा माइनस 115। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 115, ये मल्टीप्लाई हो रहा राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल 23 5 जा 115, तो d की वैल्यू 5 आ गई। नाउ पुट d इक्वल टू 5, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस 9d, डी की जगह हम रखेंगे 5 और इक्वल टू में क्या है इक्वेशन 2 इक्वल टू 47, इक्वल टू 47। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 47 माइनस 45, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो कैन आई से दैट a इज इक्वल टू 1। अब आपको एपी फाइंड करना है, therefore required AP is, required AP is क्या होता है a प्लस डी, a प्लस 2d सो ऑन, ठीक है। a हमारा 1 है तो a तो 1 हो गया, d आपका 5 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाइज 1,6,11 डॉट 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 इज required AP and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now our next question is question number 19. Point A, B and C are the vertices of a right triangle which is right angle at B. Find the value of P. Okay, तो first of all क्या करते हैं हम एक right triangle draw कर लेते हैं, right? So let us assume that this is the right triangle. Now according to the question, it is right angle at B. तो ये आपका right angle कहाँ है B पॉइंट पर, B वर्टेक्स पर, तो ये हो गया B, ये हो गया वर्टेक्स A और ये हो गया वर्टेक्स C। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,7, वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स क्या है P,3 और वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,3, वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,3। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। अब हमें P की वैल्यू फाइंड कर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट in right triangle ABC, in right triangle ABC, can I say that AC square will be equal to AB square plus BC square? ये क्लियर है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। and let it be question 1। अब एक एक करके पहले सारे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो AC क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AC, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया √25। अब आपको वैल्यू चाहिए AC स्क्वायर, तो AC अगर √25 है तो AC स्क्वायर क्या होगा 25, प्लस माइनस नहीं करना,
बिकॉज साइड ऑफ ए ट्राइंगल ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। AB, तो AB क्या हो जाएगा हमारा, अगेन x2 माइनस x1, तो P माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू, देखो A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8B, 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा 16। ये क्लियर हो गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है AC स्क्वायर AB स्क्वायर की, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 8B और 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, तो AB स्क्वायर भी आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। क्या फाइंड करना है आपको, BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 कितना हो जाएगा आपका P माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये हो गया P माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन अगर BC की वैल्यू है तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा A माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P माइनस 7 होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14P। सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो इट इम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर की वैल्यू है P स्क्वायर माइनस 8P प्लस 32, P स्क्वायर माइनस 8P प्लस 32, राइट। P स्क्वायर माइनस 8P प्लस 32 और BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस BC स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस 14P प्लस 49। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू, देखो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 14 ये हो जाएगा माइनस 22P हो जाएगा। 8 और 4 12, 1 और 1 2 22P और 49 और 32, 49 32 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका प्लस 81। 9 और 2 11, 7 और 1 8, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये है आपका 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 81, 25 भी राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, विच इम्प्लाइज 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस ये हो गया 81 और 25, 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, 7 माइनस 2 5, ये हो गया 56 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो P स्क्वायर आ जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा और 2 2 जा 4 2 8 द 16, 28 के ऐसे फैक्टर बनाओ 11 आ जाए, 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर माइनस 7P माइनस 4P प्लस 28 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी कैन टेक P कॉमन, तो ये हो जाएगा P माइनस 7 माइनस 4 कॉमन, P माइनस 7 इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज P माइनस 7 एंड P माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो अगर P माइनस 7 0 के इक्वल होगा तो P की वैल्यू क्या होगी 7, और अगर P माइनस 4 0 के इक्वल होगा तो P की वैल्यू होगी 4, तो P की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है P माइनस 7 ये आपकी पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आप यहाँ P की जगह 7 पुट करते हो तो 7 माइनस 7, तो ये भी 0 ये भी 0, तो साइड BC तो खत्म। अब साइड ही खत्म होगी तो ट्राइंगल कहाँ बचेगा, तो फिर तो ट्राइंगल ही खत्म हो गया आपका, ठीक है।
तो p इक्वल टू 7 तो पॉसिबल नहीं है, p इक्वल टू 7 पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे नॉट पॉसिबल। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p is 4. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 20. Question number 20 is √3x² minus 2√2x minus 2√3 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोफिशिएंट क्या है, √3। अगर मैं √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट आई विल गेट, आई विल हैव 6। भाई √3 इंटू √3 3 और 3 2 जा 6। अब 6 क्या फैक्टर बनाओ, क्या होगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब यहाँ आपको √2 दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या किस तरह से मैंने बताया था ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप 2 को क्या कर दो, यहाँ पे √2 है ना, तो 2 को √2 में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2। मीन्स इस 2 को हम इस 2 के हमने 2 √2 बना दिए, हमें क्या चाहिए, -2 √2। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज √3x²। अगर मैं -3 √2 में से 2 √2x -3 √2x में से अगर मैं √2x को √2x प्लस कर देता हूं, तो कैन आई से दैट ये इसी के इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात है। सेम रूट का मतलब क्या, सेम रूट का मतलब मैंगो, -3 मैंगो प्लस 2 मैंगो प्लस 1 मैंगो, √2 है ना, √2 का मतलब 1, -3 मैंगो प्लस 2 मैंगो इक्वल टू क्या होगा, माइनस मैंगो, और मैंगो का मतलब क्या है, √2, तो -√2। समझ में आ रहा है आपका, -3 मैंगो प्लस 2 ये होगा -1। अब आपको चाहिए -2। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, -3 मैंगो प्लस 1 मैंगो, तो क्या होगा ये, इक्वल टू -2 मैंगो, और मैंगो का मतलब क्या है, √2, दैट इज -2 √2। सेम रूट मीन्स मैंगो, ठीक है। आम ऐसी सबका फेवरेट होता है। चलो जी आगे चलते हैं। तो अब यहां से देखो मैंने इसको लिखा √3x²। क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू √2x, सभी को एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा √2x -2। इस 2 को भी क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, सभी को रूट में कन्वर्ट कर दो, इससे आपको कॉमन लेना इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो यहां से आप √3 एक तो कॉमन ले सकते हो, एक हम x कॉमन ले सकते हैं। तो व्हाट वी विल हैव, x, √3 तो हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो यहां से आ जाएगा -√3 इंटू √2, दैट इज √6x, √6x तो कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो √2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x, √2 आपने कॉमन ले लिया, तो अगेन माइनस माइनस √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √6। तो ब्रैकेट वाला पार्ट देखो आपका सेम आ रहा है। इट इम्प्लाइज x -√6 और √3x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो व्हेन x -√6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √6। एंड व्हेन √3x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2/√3। अब दोनों में देखो ऊपर नीचे रूट है, तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू -√2/3। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू √6 और -√2/3, या और की जगह आप इसको एंड बोलो, क्वालिटी की इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आएंगी। दीज आर द रूट्स। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, तो पहले जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है इतनी हम फिगर बना लेते हैं। देखो दैट इज एज्यूम दैट दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, एंड
देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट अस assume that this is the position of aeroplane, that A be the initial position of aeroplane. एरोप्लेन जो इस पॉइंट पर है अभी, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट सी। पॉइंट सी से आपने इस प्लेन को देखा, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन से, 60 डिग्री पर। यही कहा जा रहा है अभी आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, आप ऐसे देख रहे हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक मिनट, इसको हम पॉइंट ए ले लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए, पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन किया गया, इसको पॉइंट ए ले लो। प्लेन, प्लेन को मैं पी ले लेता हूँ, पी इज द पोजिशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब पॉइंट ए, ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट। आपने इस पॉइंट ए से इस प्लेन को देखा 60 डिग्री पर, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब मान लो 15 सेकेंड के बाद जो प्लेन है वो इस पॉइंट पर आ गया, दैट इज पी डैश, या इसको क्यू ले लेता हूं। आफ्टर 15 सेकेंड लेट अस एज्यूम दैट प्लेन इज एट पॉइंट क्यू, ठीक है। अब आपने जब इसको देखा, अब आपने जब इसी पॉइंट ए से इसकी इस न्यू पोजीशन को देखा, पॉइंट क्यू पर जब आपने इस प्लेन को देखा, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था विद ग्राउंड लेवल, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। यही कहा जा रहा है, देखो, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। पहले 60 था, उसी पॉइंट से जब प्लेन 15 सेकेंड के बाद थोड़ा आगे चला गया, भाई दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ये आपको लॉजिकली आपको समझ में आना, जितनी पास होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है, और जितना दूर होता है, जितना दूर होता है उतना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, कम। सेम पॉइंट से प्लेन की पोजीशन दूर होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कम हो गया, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 15√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो मैं इसको ग्राउंड लेवल पर टच कर देता हूँ। ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, इसको पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है, ये जो हाइट है प्लेन की, ये जो हाइट है ये 15√3 मीटर है। ये जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो कितनी है, 15√3 मीटर। तो ये हाइट भी 15√3 मीटर होगी, कांस्टेंट। मतलब हाइट जो है उसने कांस्टेंट मेंटेन करके रखी हुई है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड निकालनी है। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो लॉजिकली समझो, आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जो प्लेन ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितने सेकंड में कवर किया है, वो प्लेन ने कवर किया है 15 सेकंड में। कितने सेकंड में कवर किया, 15 सेकंड में। तो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक का टाइम तो गिवन है, आपको समहाउ पी क्यू निकालना होगा। जैसे ही डिस्टेंस आ जाएगा तो डिस्टेंस भी आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगी, तो आप उसकी स्पीड, डिस्टेंस भी आ जाएगा, टाइम भी आपको पता है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक प्लेन को जाने में कितना टाइम लगा है, प्लेन को पहुंचने में कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम टेकन बाय द प्लेन, दैट इज 15 सेकेंड। अब ये डिस्टेंस कितना है हमें ये निकालना होगा। अब देखो जितना आपका पी क्यू है उतना ही आपका बीसी है, ये बात समझ में आ रही है। जितना आपका पी क्यू है उतना ही आपका क्या है, उतना ही आपका डिस्टेंस क्या है, उतना ही डिस्टेंस आपका क्या है, बीसी। उतना डिस्टेंस हमारा क्या है, बीसी। तो आपको बीसी निकालना है, पहले क्या निकालना होगा, बीसी। तो कैन आई से दैट, क्या करेंगे अब हम, इन राइट ट्राइंगल पी बी ए, पहले तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, ए बी को हम एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स। ए बी को क्या ले लेते हैं, एक्स, राइट। ए बी को हमने क्या ले लिया, एक्स। और इसी तरह से ए सी को हम मान लेते हैं वाई, ए सी को क्या मान लेते हैं, वाई, ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल पी बी ए, मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूं।
चलो जी, फिगर को हमने कॉपी कर लिया। अब इन राइट ट्रायंगल पीबीए, इन राइट ट्रायंगल पीबीए, देखो पीबीए, इसमें एंगल क्या है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो कैन आई से दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पीबीए। पीबीए में देखो जो परपेंडिकुलर होगा इसके अपोजिट साइड वो क्या होगी पीबी, तो दैट इज पीबी अपॉन ए बी, यही होगा पीबी अपॉन ए बी। तो आपने लिखा पीबी अपॉन ए बी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। पीबी हाइट है जो आपको गिवन है 15 √3, और ए बी को हमने लिया था x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 15 √3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x दैट इज ए बी, तो ए बी डिस्टेंस कितना हो गया 1500 मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से पहले मैं फिगर को पेस्ट कर लेता हूं। अपने x की वैल्यू निकाली, इसी तरह से अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, अब हम लेंगे क्यू सी ए, क्यू सी ए। क्यू सी ए में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री, तो आपका होगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर साइड क्या होगी क्यू सी, इक्वल टू क्यू सी अपॉन बेस, बेस आपका हो जाएगा ए सी। tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3, क्यू सी कितना 15 √3, और ए टू सी कितना हो गया y। तो कैन आई से दैट y को क्रॉस करोगे y 1 जा 5, तो 15 √3 इंटू √3, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 इंटू 3, तो y की वैल्यू आ गई 4500 मीटर। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है, देखो y का मतलब क्या है AC, दैट इज AC इज इक्वल टू 4500 मीटर, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है BC। अब ध्यान से देखो BC किसके इक्वल होगा, कैन आई से दैट अगर मैं AC, अगर मैं AC में से आउट ऑफ AC अगर मैं AB को हटा दूं, यानी कि y माइनस एक्स कर दूं, तो यही डिस्टेंस तो बचेगा, दैट इज BC। इतनी बात समझ में आ रही है। तो BC इक्वल टू क्या होगा आपका AC माइनस AB। नाउ BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। अब AC कितना है आपका 4500 माइनस AB, AB कितना है आपका 1500, तो ये आ गया हमारा 3000 मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ जो आपका डिस्टेंस PQ है, PQ इज इक्वल टू BC, तो PQ कितना आ गया हमारा 3000 मीटर। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इट इंप्लाइज डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन फ्रॉम पॉइंट P टू Q इन 15 सेकेंड, इन 15 सेकेंड, राइट, इन 15 सेकेंड इज 3000 मीटर। तो आपका डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3000 और टाइम कितना है 15, तो 15 टू जा 30, ये आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। पर आपको जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर। अब आप 9th क्लास में क्या करते थे, जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर को जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता था तो आप करते थे मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब आपको उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, राइट। तो अब आप क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, तो व्हाट वी विल डू, विच इज इक्वल टू 200 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर।
तो 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 720 किलोमीटर पर आवर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्पीड ऑफ प्लेन होगी 720 किलोमीटर पर आवर इन किलोमीटर पर आवर, और अगर मीटर पर सेकंड में हम बात करते हैं तो ये होगी 200 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके, ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर है, व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। यानी कि जो सेंटर ऑफ ए सर्कल है, यानी कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कोड, वो कितना 60 डिग्री है, राइट। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, और आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है। तो देखो, अगर मैं फिगर की बात करता हूँ तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, राइट, एंड दिस इज द कोड। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस कोड, सेंटर में जो आपका एंगल है, सेंटर में जो आपका एंगल है वो कितना है, ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है आपका 60 डिग्री होगा, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, ओ ए क्या होगा, ओ ए रेडियस है, ओ ए क्या है रेडियस, ओ बी भी क्या है रेडियस। तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर मैं इस सेंटर से, सेंटर ऑफ ए सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कोड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स से हम कोई ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो वर्टेक्स जो होता है वो भी बाइसेक्ट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप पहले आप हम क्या लिखेंगे, एयर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ओ एम परपेंडिकुलर अगर ए बी है तो कैन आई से दैट ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। ए एम किसके इक्वल होगा, एम बी के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। ऑल्सो भाई देखो, ये जो पूरा एंगल है आपका, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल वन और एंगल टू, और मैंने आपको ये कहा कि जो एंगल वन है वो एंगल टू के इक्वल होगा। एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के। ये जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। आप ऐसे समझ लो, या आप इसको ऐसे समझ लो कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो भी ये वर्टेक्स होगा वो आपका बाइटेक्स, वो आपका क्या होगा, बाइसेक्ट होगा, ठीक है। तो ए एम एम बी के इक्वल होगा। आप ऐसे लिखोगे, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बिकॉज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के इक्वल होगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब ये जो शेडेड रीजन है, एंड वी नो दैट नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको हम ले लेते हैं ए वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर नॉर्मली लिख लो आप एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेट इट बी ए टू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, दैट इज ए थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी क्वेश्चन वन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हमें ए टू और ए थ्री फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, ए टू और ए थ्री, राइट। हमें फाइंड करना है ए टू और ए थ्री। नाउ दिस इज योर फिगर। अब इस फिगर को देख के आपको ए टू फाइंड करना है। देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ अगर सेक्टर लिखा है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर का सिंबल क्या है, ए टू। तो विच इम्प्लाइज ए टू इज इक्वल टू, अब थीटा, माइनर सेक्टर का थीटा क्या है आपका 60 डिग्री बाय 360 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो पाई की जगह हम रखेंगे 22/7। रेडियस, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 14, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर।
तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, और कुछ कैंसिल होगा? आई डोंट थिंक सो, राइट। तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, और 22 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 2 30, तो ये हो जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर आप इस फिगर को देखो, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB will be equal to half into base into height, हाफ इंटू बेस। अब बेस आपका क्या होगा? AB, और हाइट है हमारी OM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड AB एंड OM, राइट। AB एंड OM, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब कैसे फाइंड करोगे? देखो, कैन आई से दैट इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल OMB, इन राइट ट्राइंगल OMB, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इन राइट ट्राइंगल OMB। देखो, 30 के अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, साइन 30 विल बी इक्वल टू MB अपॉन OB। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 MB अपॉन OB। OB कितना है हमारा? 40। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MB? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MB? MB विल बी इक्वल टू 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, आप हमने पहले ही इसको क्लैरिफाई कर दिया था कि AM जो है वो MB के इक्वल है। AM is equal to MB, right? Because AM is equal to MB, तो AM की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो AB क्या हो जाएगा? Therefore AB होगा आपका AM प्लस MB, दैट इज 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। AB क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका बेस। अब आपको फाइंड करना है हाइट। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। We need to find the value of height, right? तो अब देखो, हाइट के लिए हम क्या करेंगे? अगेन वी विल कंसीडर द सेम ट्राइंगल, वी विल कंसीडर द सेम ट्राइंगल दैट इज OMB, OMB। इन राइट ट्राइंगल OMB, बट दिस टाइम हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे वो लेंगे cos 30। cos 30 क्या होता है? B/H। अब देखो, 30 के लिए B क्या होगा? OM, और H क्या होगा आपका? OB, दैट इज रेडियस। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। OM हमें फाइंड करना है, और OB की वैल्यू है 40। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट OM विल बी इक्वल टू 14 इंटू √3/2, ये हो जाएगा 7। तो आपके पास हाइट आ गई 7√3 सेंटीमीटर, राइट। तो OM भी आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है हमारा? बेस है हमारा AB, और AB की वैल्यू कितनी आई है? 14। तो हाफ इंटू 14 इंटू हाइट 7√3, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका A3। ये क्या आ गया आपका? A3, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया माइनर सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर segment, that is A1 is equal to A2 area of sector minus area of triangle।
एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर था हमारा 308/3, तो ये हो जाएगा 308/3 एंड वैल्यू ऑफ A3 इज 49√3। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो एज इट इज हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या फॉर्मूला होता है? इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट था हमारा A1, मैं इसको अभी A1 लिख देता हूँ, ठीक है। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को हम ले लेते हैं A4, तो विच इम्प्लाइज A4 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो A4 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, रेडियस स्क्वायर हो गया 14 × 14। और A1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी एरिया 308/3, 308/3 माइनस 49√3, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पूरा एरिया आ जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो 7 2 जा 14, 22, 2 × 14 कितना हो जाएगा? 28, माइनस हो जाएगा 308/3, ये सारा रैशनल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 49√3, राइट। तो ये आपका पूरा आपको सॉल्व करना है। देखो 28 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 द 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 द 16, 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये हो गया 6, 6 और 5 11, ये आ गया 616। 28 × 28 माइनस 308/3, और प्लस में क्या हो जाएगा? 49√3, राइट। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं? देखो यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 3, 616 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4 और 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 1848, माइनस क्या हो जाएगा? 308, और प्लस में क्या आ जाएगा? 49√3, और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1848 में से 308 माइनस करो, 8 - 8 0, 4 8 - 3 5, ये आ जाएगा 1540 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है 1540, 1540। अब आंसर आइडियली हम यही छोड़ दें तो ठीक रहेगा आई थिंक। अब कुछ रह तो नहीं गया, एक बार मैं देख लेता हूँ। πr², 22 2 जा 14, 2 जा 28, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 8 2 जा 16, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 616, ये ठीक है। 308 और माइनस माइनस प्लस, और फिर आपने एलसीएम ले लिया, हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 3, 616 को 3 से किया, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, 6 3 जा 18, 1848 माइनस 308, ये भी ठीक है। इसके बाद 1848 में से 308 माइनस करो, 8 - 8 0, 4 8 में से 3 गया 5, 1540, ठीक है। तो यही अब आप आंसर छोड़ सकते हो, बिकॉज ये वैल्यू आपकी रैशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now our next question is question number 23. Question number 23 is the 13th term of an AP is 4 times its third term. Okay. So first of all, what has been given in the question? That A13, according to the question, A13 is equal to 4 times its third term. That is 4 times A3. A13 का मतलब क्या हो जाएगा? A plus 12D, और 4 टाइम्स A3 का मतलब क्या हो जाएगा? A plus 2D। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज an is equal to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d।
ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज ए प्लस 12d। 4 इंटू ए क्या हो जाएगा, 4a, 4 2 जा 8d। ये क्लियर हो गया। अब देखो ए राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4a माइनस ए हो जाएगा 3a। 8d लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 4d। ठीक है, तो इसका मतलब 4d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4d इज इक्वल टू 3a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। a5 आपको गिवन है और s10 आपको फाइंड करना है। नाउ a5 फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 16। यस, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 16। तो a5 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू 16। 4d की वैल्यू आपको गिवन है 3a। आप इसको लिख सकते हो a प्लस 3a इज इक्वल टू 16 बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो 3a प्लस ए क्या हो जाएगा, 4a। 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, तो पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 4d इज इक्वल टू 3a। 4d इज इक्वल टू 3a, तो a की जगह 4 पुट कर दोगे तो 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब a हो गया 4, d हो गया 3। ठीक है, अब हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना, राइट। वी नो दैट sum Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Put n is equal to 10, आपको S10 फाइंड करना है। a is equal to a आपका आया था अभी 4, तो a is equal to 4 and d is equal to 3 in equation 2। इन इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज S10 is equal to n by 2, that is 10 by 2। 2a in place of a we will put 4, n minus 1, 10 minus 1 in place of d we will put 3। तो 10 by 2 तो हो जाएगा 5, 2 4 हो जाएगा 8, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 8 प्लस 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 27 और 8, 8 और 6 14 और 1 15, ये हो जाएगा 35। 35 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। तो ये आ जाएगा 175। इज इट क्लियर, ये कितना आ जाएगा आपका 175। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। नाउ our next question is question number 24। Question is find the coordinate of a point P। हमें point P के coordinates find करने हैं। हमें point P के coordinates find करने हैं on the line segment joining A and B such that AP is equal to 2 by 5 AB। देखो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके जो एंड पॉइंट है वो है ए और बी। पॉइंट पी जो है उस पर लाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट पी जो है उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो के लिए हमारे पास ये जो गिवन इंफॉर्मेशन हम यहाँ से वो रेशियो फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन दैट एपी इज इक्वल टू 2 by 5 AB। 2 by 5 AB, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, हमें वो रेशियो फाइंड करना, राइट। तो व्हाट वी विल डू, देखो आपको गिवन है एपी, व्हाट हैज बीन गिवन हियर एपी। P is equal to 2 by 5 AB, तो कैन आई से दैट AB, कैन आई से दैट AB by AP, AB by AP। सॉफ्टवेयर में क्या इशू आ रहा है इसमें,
ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी बाई ए बी, ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, देखो अब मैं यहां से अगर एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट, राइट। और ये हो गया आपका पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,2, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, 6,7, 6,7, राइट। और पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, हमें क्या फाइंड करना है कि ये किसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। अब देखो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी को कैन बी रिटन एज ए पी, कैन बी रिटन एज ए पी प्लस पी बी, प्लस पी बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू 5/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो फर्दर इट कैन बी रिटन एज ए पी बाई ए पी प्लस पी बी बाई ए पी, राइट, इक्वल टू क्या हो गया आपका, 5/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कैन आई से दैट AP and AP will be cancelled out, which implies what, which implies what, which implies PB by AP will be equal to 5/2 minus 1/1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देन देखो PB बाय AP विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2, इट विल बी इक्वल टू 5 - 2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो कैन आई से दैट PB बाय AB is equal to 3/2, is equal to 3/2, right. In this way we can say that AB by PB is equal to क्या हो जाएगा, 2/3, right। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। PB बाय AP था, PB बाय AP, तो PB बाय AP, तो यहाँ AP आएगा, PB बाय AP, PB बाय AP, right। तो फाइनली वी कैन से दैट AP बाय PB, AP बाय PB इट इज इक्वल टू 2/3, इट इज इक्वल टू 2/3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि जो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया P। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर दैट इज 1,2 and 6,7, 1,2 and 6,7, 1,2 and 6,7, 1,2 एंड 6,7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो, दैट इज AP रेशियो PB। ये कितना हो जाएगा, 2:3, कितना हो जाएगा, 2:3। तो ये इसको 2:3 में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में, ठीक है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला,
तो ये हो गया आपकी लाइन सेगमेंट एपी। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है 1 2 और 6 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना हो गया 1 2 और 6 7। ये थोड़ा सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए, बिकॉज जो आज का टारगेट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ए जो है कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 और 6 7, और पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। 2:3 में। तो ये हो गया आपका 2:3। 2:3। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा? 2 × 6 + 3 × 1 और 2 + 3, यही होगा। ठीक है। देन y 2 × 7 2 × 7 + 3 × 2 3 × 2 + 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। सो what we will have, finally we can say that coordinates of p will be equal to, देखो 6 2 जा क्या होगा 8, 8 + 3 11, तो ये हो जाएगा 11/5। और 2 ये 2 × 7 है। 2 × 7 2 × 7 क्या हो जाएगा? 14 + 3 2 = 6, 3 2 = 6/5। तो फाइनली जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 11/5 एंड 20/5। ये क्लियर हो गया? ये हो जाएगा 4। फिर से चेक कर लेता हूँ। 6 2 = 12 + 3, ये 15 होगा भाई। ये 15 होगा। तो 15/5 क्या हो जाएगा? 3। 15/5 क्या हो जाएगा? 3। तो कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे वो क्या होंगे? 3,4। 3,4। Therefore coordinates of p will be 3,4 and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है।